आज हम लोग AKTU के सब्जेक्ट जिसका नाम कंप्यूटर ग्राफिक्स है, जिसका सब्जेक्ट कोड BCS 053 है, उसका हम लोग फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे। और हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है कि व्हाट इज कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स होता क्या है, उसका डेफिनेशन है कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द क्रिएशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड डिस्प्ले ऑफ इमेजेस। यानी कि ये इमेज कैसे आपके कंप्यूटर में क्रिएट होती है, क्या कहाँ स्टोर होती है, कैसे इमेजेस चेंज होती है और कैसे वो शो होती है आपके डिस्प्ले पे, ये सब उससे जो डील करता है कंप्यूटर साइंस का ब्रांच, उसको कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। यानी कंप्यूटर ग्राफिक्स इज इक्वल टू यूजिंग कंप्यूटर टू ड्रॉ पिक्चर्स, डायग्राम्स, एनिमेशंस एंड वीडियोस। यानी इससे आप एनिमेशन, वीडियो, डायग्राम और पिक्चर सब बना सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके। अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक का नीड क्यों है, क्यों हम लोग को क्यों कंप्यूटर ग्राफिक की जरूरत पड़ी। तो देखिए, पहले के समय में जो ड्राइंग्स होती थी वो हैंडमेड होती थी और आपको ऐसा पता है कि हाथ से बनाने में बहुत ज्यादा समय जाता है और उसके एडिटिंग भी बहुत डिफिकल्ट होता था। एनिमेशन कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता था और स्लो होता था, क्योंकि सभी जब एनिमेशन हाथ से बनाए जाएंगे तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और लेबर भी बहुत ज्यादा लगेगा, तो फिर आपका कॉस्ट भी बढ़ जाता था और धीरे बनते भी थे। अब जब कंप्यूटर ग्राफिक्स आ गया तो आप कंप्यूटर के थ्रू ड्राइंग फास्ट कर सकते हैं, एडिटिंग भी इजीली कर सकते हैं और आपका जो स्टोरेज है, यानी कि आप कोई भी ऐसे वीडियो बनाए, इमेज बनाए, तो आप स्टोर भी डिजिटली क्लाउड्स पे आसानी से कर सकते हैं। और आपका एनिमेशन भी चीप हो जाता है और प्लस ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर से बनाया गया है इसलिए ज्यादा रियलिस्टिक होता है एज कंपेयर टू हैंडमेड। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स सिस्टम के, हम लोग ये जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले होता है इनपुट डिवाइस, जिसके थ्रू हम लोग अपना इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, यानी कि हमें बनवाना क्या है, हमें करना क्या है, कैसे किस चीज का यूज करके हम लोग बना रहे हैं इमेज को। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या लाइट पेन या जॉयस्टिक के थ्रू हम लोग बनाते हैं। और फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो सारे के सारे कैलकुलेशंस करता है कि मतलब कि उसका इमेज का रेशियो क्या होगा, इसमें मतलब किस किस तरीके के जितने भी डिटेल कैलकुलेशंस होते हैं इमेज से रिलेटेड, वो सारे कैलकुलेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करता है। अब नेक्स्ट होता है जीपीयू। जीपीयू क्या होता है कि जो कि आपके ग्राफिक्स से रिलेटेड, मतलब कि इमेज कहाँ स्टोर होगा, इमेज को कैसे डिस्प्ले कराना है, ये सब के बारे में जो डील करता है उसको जीपीयू कहते हैं। फ्रेम बफर होता है जहां पे टेम्परली आपका कोई इमेज स्टोर होता है, उसको फ्रेम बफर कहते हैं। और डिस्प्ले डिवाइस, वो डिवाइस जहां पे आपने जो ग्राफिक्स होती है उसको देख सकते हैं, उसको डिस्प्ले डिवाइस कहते हैं। मतलब कि मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, VR हेडसेट हो गया, एक्सेट्रा। अब वर्किंग देख लेते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स वर्क कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इनपुट देते हैं माउस कीबोर्ड के थ्रू, फिर CPU या GPU उसको डेटा प्रोसेस करता है, उस इमेज का मतलब कि कितना बड़ा वो इमेज है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, कहाँ पे कैसे कैसे उस इमेज को ड्रॉ करना है। और फिर इमेज को टेम्परली आप फ्रेम बफर में स्टोर करते हैं और वीडियो कंट्रोलर फिर वो फ्रेम बफर में स्टोर्ड जो इमेज होता है उसके डिटेल्स को सिग्नल के फॉर्म में मॉनिटर पे डिस्प्ले कराता है, ताकि आपका इमेज जनरेट हो सके और इस तरह आपका इमेज स्क्रीन पे विजिबल होता है। डिटेल्ड ब्लॉक डायग्राम है, आप ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो पढ़ लीजिएगा, नोट्स में सब दिया हुआ है। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए नोट्स दिया हुआ है, आप नोट्स से पढ़ते रहिए। जितने डिटेल में मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आप नोट्स पढ़ लेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। और डरना नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा रटना नहीं है, आपको बस समझ के सब काम करते जाना है। अब देखिए, टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग कंप्यूटर ग्राफिक्स से, क्या टाइप्स होते हैं। तो देखिए, पहला होता है रेस्टर ग्राफिक्स। रेस्टर ग्राफिक्स को बिट मैप ग्राफिक्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो रेस्टर ग्राफिक्स होता है, इसमें पिक्सल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें मेन रोल पिक्सल्स का होता है। पिक्सल्स वो होता है जैसे कि आपके जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के सबसे छोटे हिस्से, यानी कि आप पिक्सल्स ही, बहुत सारे पिक्सल मिलके आपका डिस्प्ले बना हुआ है, तो वही पिक्सल कैसे आपका इमेज बनाते हैं वही रेस्टर ग्राफिक्स में बताया जाता है। और ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है कि आपका पर पिक्सल पर यूनिट एरिया में कितना पिक्सल है, उस पर डिपेंडेंट होगा कि आपका जो इमेज बनेगा वो कितना क्लियर बनेगा, कितना अच्छा बनेगा। और इसको हम लोग फोटोज बनाने के में यूज कर सकते हैं, टीवी में ये यूज होता है, मोबाइल स्क्रीन में यूज होता है, पेंटिंग्स, फोटोशॉप जनरेशन होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसमें आप ये रेस्टर ग्राफिक्स का यूज करते हैं। एक होता है वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स वो ग्राफिक्स होता है जिसमें हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस के थ्रू इमेज जनरेट करते हैं। ये पुराने समय में हुआ करता था, अब के समय में तो ये इतना पॉपुलर नहीं है, अब तो ज्यादातर रेस्टर ग्राफिक्स ही यूज किया जाता है। और पहले के समय में मैथमेटिकल इक्वेशंस के हिसाब से ये वेक्टर ग्राफिक्स के थ्रू इमेज जनरेट किया जाता था कंप्यूटर सिस्टम में। और ये रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें पिक्सल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसका रेजोल्यूशन से कोई उतना मतलब होता नहीं है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेजोल्यूशन क्या होता है, पिक्सल क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस पढ़ी हुई है आगे। और देखिए, इमेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। हर पिक्सल, एक पिक्सल इमेज का एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में।
मतलब कि पिक्सल क्या होता है, अ पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि जो सबसे छोटा हिस्सा आपके स्क्रीन का है उसको पिक्सल कहेंगे। और एक पिक्सल क्या स्टोर करता है, अ पिक्सल स्टोर्स कलर वैल्यू, वो उसका एक कलर का वैल्यू होगा, या तो वो रेड कलर का होगा या ब्लू कलर का होगा या ग्रीन कलर का होगा, और एक उसकी इंटेंसिटी होगी, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी पे वो ग्लो करेगा। अगर आप एक इमेज जनरेट करना चाहते हैं तो एन इमेज इज अ 2D मैट्रिक्स ऑफ पिक्सल, ये जो आपकी स्क्रीन है ये इसमें टू डायमेंशनल पिक्सल्स लगे हुए हैं, यानी कि लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। और इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या है, किसमें कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज आता है, देखिए ड्राइंग शेप्स और मॉडल्स को ड्रॉ करने के लिए यूज होता है, और जो आपके इमेजेस होते हैं उसको ट्रांसफॉर्म करने का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे, इधर लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, इस तरह से मतलब इमेज को मूव कराना या रोटेट कराना या फिर स्केल कराना, बड़े से छोटा छोटे से बड़ा करना। क्लिपिंग, क्लिपिंग मतलब होता है, आप लोग बहुत बार यूज करते होंगे फोटोशॉप में क्रॉप, क्रॉप ही क्लिपिंग होता है, कि मतलब कि उसमें से आपको इमेज में से इंपॉर्टेंट हिस्सा निकालकर और अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव करना, उसी को क्लिपिंग कहते हैं। और रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब होता है कि मॉडल को इमेज में कन्वर्ट करना। एनिमेशन, एनिमेशन भी जानते ही होंगे कि आप एक कार्टून को, एक ड्राइंग को मूव करा सके, मोशन में ला सके, उसको एनिमेशन कहते हैं। स्टोरेज, आपका पिक्चर कहाँ स्टोर होगा वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स ही बताता है। डिस्प्ले, पिक्चर्स को, इमेजेस को डिस्प्ले कराना वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स की जिम्मेदारी है। अब देखिए एप्लीकेशन क्या है, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ यूज होगा। इंजीनियरिंग और ऑटो कैड में यूज होता है, ये बिल्डिंग डिजाइन करने में, मशीन डिजाइन करने में, ब्रिजेस डिजाइन करने में, इन सब की डिजाइन आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बना सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज करके। और सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए, ऑटो कैड, सॉलिड वर्क्स, कैटिया। और आप फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज होता है एंटरटेनमेंट और गेम्स में, 3D और 2D गेम्स बनाए जाते हैं जिसमें कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज होता है, ताकि आपका जो कैरेक्टर है वो अच्छे से मूव कर सके, अच्छे से आपकी बातों को आप जो करना चाहते हैं उसको रिप्रेजेंट कर सके। और मूवीज में VFX, VFX का नाम सुनेगा, आजकल बहुत पॉपुलर है, आजकल तो लगभग सभी मूवीज में VFX यूज होता है, और VFX में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इसी का, कंप्यूटर ग्राफिक्स का। एनिमेशन फिल्म, मतलब एनिमेटेड फिल्म्स जो होती हैं उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए गेम का एग्जांपल दिया है, GTA, PUBG, वॉल्वरेंट, और पिक्सर और मार्वल की मूवीज में भी यूज होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये मूवीज एंड एनिमेशन वही पॉइंट है, 3D कैरेक्टर्स को बनाना, विजुअल इफेक्ट्स डालना, ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स। ग्रीन स्क्रीन आप लोग जानते ही होंगे कि ग्रीन स्क्रीन में फिर बाद में जाके VFX के थ्रू उसको चेंजेस किए जाते हैं। ये सब मूवीज देखी होंगी, अवतार, बाहुबली, एवेंजर, जिसमें VFX अच्छा खासा यूज हुआ है। मेडिकल फील्ड में भी इसका बहुत यूज है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। एक्सरे इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग आप लोग एक्सरे कराए होंगे, आप लोग जानते होंगे कि एक्सरे को जब आपके बॉडी से पास किया जाता है तो उसमें बोन्स जब उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं तो उसका इमेज बन के आता है, और वो इमेज कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ही बनता है। तो उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत तगड़ा रोल है, एक्सरे में भी। MRI और CT स्कैन में भी जरूरत है। सर्जरी सिमुलेशन, कैसे सर्जरी की जाएंगी उसको भी, जैसे कि कोई नया डॉक्टर है उसको कैसे पता चलेगा कि कैसे सर्जरी की जाती है, तो उसको एज अ प्रैक्टिस के लिए उसको सिमुलेशन दिखा के आप बता सकते हैं कि सर्जरी की कैसे जाती है। और वर्चुअल ऑर्गन्स, आप ऑर्गन्स को वर्चुअली दिखा सकते हैं कि ऑर्गन ऐसे होता है, ऐसे काम करता है, उसका ऑपरेशन ऐसे होता है, ये सब बता सकते हैं। डॉक्टर्स की क्या हेल्प होती है, डॉक्टर आपके बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, वो सब पता कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपके बॉडी को कैसे ठीक किया जाए, कैसे मतलब अगर ऑपरेशन करना हो तो कैसे ऑपरेशन किया जाए, इसके बारे में वो डिसाइड कर सकते हैं। साइंटिफिक विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते हो कि आपके जमीन के अंदर, जैसे जियोग्राफिकली आपके जमीन के अंदर क्या हो रहा है उसको पता करने के लिए भी आप कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अभी कैसा मौसम है, ये सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस सेंड की जाती हैं, वो भी कंप्यूटर ग्राफिक्स के थ्रू ही सेंड की जाती हैं। वेदर फोरकास्ट में यूज होता है। अर्थक्वेक सिमुलेशन, यानी कि अर्थक्वेक कैसे आता है, कैसे मतलब आपका वो जो पॉइंट होता है इपिक पॉइंट, उससे फिर कैसे अलग अलग जगहों पे अर्थक्वेक मूव करता है, उसके बारे में भी दिखाने के लिए आप यूज कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को। स्पेस रिसर्च, हाँ आप स्पेस में भी, जैसे कि स्पेस में अगर आपके कोई स्टार्स हैं वो कैसे मतलब अपना काम कर रहे हैं, कैसे वो स्टार्स ग्रो कर रहे हैं, कैसे उनमें गैसेस जो है वो क्या हो रही हैं, उन सबको देखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स को। केमिकल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर भी, H2O में कैसे अरेंज्ड है मॉलिक्यूल्स, उनको देखने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमुलेशन और ट्रेनिंग, ये भी है कि मतलब किसी भी अगर कोई ट्रेनिंग डिफिकल्ट है, डेंजरस है, तो उसको
पहली बार फिजिकली करने से अच्छा है कि आप एक बार वर्चुअली कर लें, ताकि आप जो गलतियां करने वाले हैं वो गलतियां आपके लिए हार्मफुल ना उतनी। तो इसलिए फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं कि मतलब अगर आपको पायलट आप बनना चाहते हैं, आपको देखना है कि कैसे पायलट मतलब प्लेन उड़ाते हैं, तो फिर वो भी आप सिमुलेशन के थ्रू देख सकते हैं। ड्राइविंग सिमुलेटर्स, ताकि आप रोड पे एक्सीडेंट ना कराएं, पहले आप ड्राइविंग अच्छे से वर्चुअली सीख लें तो फिजिकली फिर जाएं करें ड्राइविंग। मिलिट्री ट्रेनिंग में भी यूज होता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि कैसी आपकी वो स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप लड़ाई हारे नहीं। रियल ट्रेनिंग, क्योंकि ये सब वर्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो रियल ट्रेनिंग होती है वो पहले तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और दूसरी बात आपके लिए वो डेंजरस भी हो सकती है अगर आप गलत कंडीशन में सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हैं तो। और तीसरी बात फिर एजुकेशन और ई लर्निंग में भी यूज होता है, ताकि आप देखे होंगे वर्चुअल लैब आजकल बहुत पॉपुलर है, उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज है। 3D मॉडल के थ्रू आजकल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज हुआ है। एनिमेटेड टीचर्स, आजकल देखे होंगे आप 3D मतलब 3D टीचर्स, कार्टूनिस्टिक टाइप के एनिमेटेड टीचर्स होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे लेक्चर्स में एनिमेटेड टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उसको भी बनाने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही यूज किया गया है। ग्राफिक्स का यूज हम लोग बिजनेस और प्रेजेंटेशन में करते हैं, ताकि हम ग्राफ बना सके, चार्ट बना सके, डैशबोर्ड बना सके, डेटा विजुअलाइजेशन में यूज करते हैं हम लोग। और VR और AR में भी यूज होता है, जैसे कि आप लोग VR गेम खेले होंगे, वर्चुअल रियलिटी गेम, उसमें कैसे आपका कैरेक्टर बनाया जाएगा, कैसे आपका कैरेक्टर मूव करेगा, आपके कहने पे कैसे कमांड देने पे वो कैरेक्टर रिएक्ट करेगा, उसके लिए भी कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत तगड़ा रोल होता है। मेटावर्स में यूज होता है, मेडिकल ट्रेनिंग में यूज होता है, आर्किटेक्चर वॉक थ्रू में यूज होता है। एडवांटेजेस क्या है कंप्यूटर ग्राफिक्स से, ये हम लोग ऊपर अभी नीड पढ़े थे, उसी की तरह ही है, आपको बस एक बार देख लेना है। फास्ट ड्राइंग होता है, एडिटिंग होता है, हाई एक्यूरेसी होती है, स्टोरेज कम होता है, इजी होता है, रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन होता है, टाइम और कॉस्ट सेव करता है, रीयूजेबल डिजाइंस होती हैं, ताकि आप अगर एनिमेशन में एक ड्राइंग को एक बार बना चुके हैं तो उसको अगर बार बार आपकी जरूरत पड़ रही है तो आपको बार बार डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी डिजाइन को आप कॉपी पेस्ट करके अच्छे से, पहली बात तो वो डिजाइन एक बार बनाया है तो वैसा ही हर बार बन के आएगा क्योंकि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात वो डिजाइन रीयूजेबल हो जाएगा, तो आपके लिए मतलब आपका टाइम और मनी दोनों सेव करता है। लिमिटेशंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ड्रॉबैक क्या है, कंप्यूटर ग्राफिक्स कहाँ पे जाके मतलब इसका एक्सटेंशन रुक जाता है। तो पावरफुल हार्डवेयर, इसको सबसे पहली बात तो पावरफुल हार्डवेयर बहुत तगड़ा चाहिए। दूसरी बात, अगर हार्डवेयर तगड़ा चाहिए तो आपको कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगेगी, और हार्डवेयर अच्छा है तो उसके लिए एक स्किलफुल पर्सन भी होना चाहिए, ताकि वो हार्डवेयर को खराब ना करे, आपका पैसा बर्बाद ना करे, और वो अच्छे से मतलब कि उस हार्डवेयर को चला सके। और अब स्कोप क्या है, फ्यूचर स्कोप्स क्या है इस सेक्टर में, हाँ कंप्यूटर ग्राफिक्स के सेक्टर में, तो AI इंटीग्रेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, उसमें भी है, मेटावर्स में है, वर्चुअल वर्ल्ड में है, रियल टाइम रे ट्रेसिंग में है, होलोग्राम्स में है, आजकल बहुत पॉपुलर है होलोग्राम्स, 3D मॉडल बनाना अपना बहुत ज्यादा पॉपुलर, तो उसमें भी बहुत कंप्यूटर ग्राफिक्स का ही यूज होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि डिस्प्ले डिवाइसेस क्या होती हैं, मतलब आपके कैसे एक इमेज को या विजुअल्स को डिस्प्ले कराया जाता है आपके स्क्रीन पे। तो उसमें और डिस्प्ले डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू शो टेक्स्ट, इमेजेस एंड ग्राफिक्स जनरेटेड बाय अ कंप्यूटर। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स डिस्प्ले डिवाइसेस play a very important role because all graphics output is only shown on the screen using these devices। देखिए हम वही बताया कि डिस्प्ले डिवाइस वो होती है जो आपने जितने भी टेक्स्ट, इमेजेस या ग्राफिक्स जनरेट किए हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू, उसको जिस भी डिवाइस पे शो करेंगे एज एन आउटपुट, उसको डिस्प्ले डिवाइस कहा जाता है। डिस्प्ले डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके ग्राफिक्स को देखने के लिए, कितना करेक्टली, कितना शार्पली और कितना क्लियरली बना हुआ है। The main function of a display device is to convert digital information into visual form। यानी कि आपका जो आगे पढ़ेंगे वीडियो कंट्रोलर रिस्पॉन्सिबल होता है जो डिजिटल डेटा को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करता है आउटपुट डिवाइस पे। डिस्प्ले डिवाइस कितनी तरह की होती हैं, कैथोड रे ट्यूब, फ्लैट पैनल डिस्प्ले, हार्ड कॉपी डिस्प्ले, स्पेशल पर्पस डिस्प्ले। इसमें से ये जो कैथोड रे ट्यूब है और फ्लैट पैनल डिस्प्ले ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और बाकी आप इसको हार्ड कॉपी डिस्प्ले और स्पेशल पर्पस डिस्प्ले को पढ़ सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, या लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नोट्स में प्रोवाइडेड है आप देख सकते हैं। कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैथोड रे ट्यूब क्या है, कैथोड रे CRT डिस्प्लेज वर द अर्लीस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड डिस्प्ले डिवाइसेज। सबसे पहले जिस टाइप का डिस्प्ले बनाया गया था वो कैथोड रे ट्यूब ही था, और इसको तब पहले के समय बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, अब तो उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप आज से 20 साल पहले देखेंगे तो बहुत पॉपुलर थे CRT डिस्प्लेज। इसकी वर्किंग कैसे होती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वर्किंग कैसे होती है। अ कैथोड रे ट्यूब इज अ डिस्प्ले डिवाइस दैट वाज
widely used in early computer monitors and television sets. It works on the principle of electron beam and phosphor illumination. इसमें होता ही है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कैथोड होता है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और उसको हम लोग डिफ्लेक्टर के थ्रू डायरेक्शन देके फॉस्फोर स्क्रीन होती है उस पे एमिट कराते हैं, और वो जब उस पे आपका इलेक्ट्रॉन बीम जब हिट करती है फॉस्फोर स्क्रीन को, तो आपका लाइट शो होता है, फॉस्फोर स्क्रीन ग्लो करती है, इससे लाइट शो होता है और उसी की वजह से आपका इमेज जनरेट होता है. When a beam of electrons strike a phosphor coated screen, the phosphor glows and produces light, forming an image. मेन पार्ट्स ऑफ सीआरटी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन गन होता है, फोकसिंग सिस्टम होता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन होता है, ग्लास एनवेलप होता है, और जिसको हम लोग वैक्यूम ट्यूब भी बोलते हैं. तो देखिए ये डायग्राम है जो कि अच्छे से आपको बताता है कि कैसे सीआरटी में इमेज जनरेशन होता है. देखिए सबसे पहले ये होता है कैथोड. ये कैथोड होता है. कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है और इलेक्ट्रॉन्स ये इसके थ्रू, ये फोकसिंग सिस्टम है. फोकसिंग सिस्टम मतलब कि आपकी स्क्रीन की तरफ ही इलेक्ट्रॉन मतलब जाएंगे, इधर उधर कहीं रैंडमली इधर या फिर उधर एमिट नहीं होंगे, और ऐसे ही सीधे सीधे जाते हैं. और फिर ये होता है हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टर, यानी कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी इंटेंसिटी को, उनके पोजीशन को ये रेगुलेट करने में काम आता है. और होता है वर्टिकल डिफ्लेक्टर. आपका इलेक्ट्रॉन जब ऐसे सीधे सीधे जा रहा है तो उसको यहां पे भेजना है कि यहां पे भेजना है कि यहां पे भेजना है, इसको कौन रेगुलेट करता है? ये वर्टिकल डिफ्लेक्टर रेगुलेट करता है. इस वर्टिकल डिफ्लेक्टर के थ्रू हम लोग पूरी स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉन्स को हिट करा सकते हैं. अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या होता है. इलेक्ट्रॉन गन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एंड एक्सेलरेट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन गन का मेन काम यही होता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करता है और आपने मतलब एक्सेलरेट करता है. कैसे इलेक्ट्रॉन गन में क्या क्या होते हैं? कैथोड होता है. कैथोड आपको जैसे पता ही है कि नेगेटिवली चार्ज होता है, उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब हम लोग उसको हीट करेंगे, उसको मतलब हीट देंगे, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल स्टेट में आने के लिए रिलीज हो जाएंगे उस कैथोड में से. तो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर आगे क्या होता है? कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंट्रोल्स द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज. आपके इमेज की कितनी ब्राइटनेस होगी, कितनी इंटेंसिटी होगी, वो इस बात पर मतलब निर्भर करती है कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाके हिट करते हैं. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी. एक्सेलरेटिंग एनोड एक्सेलरेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू हाई स्पीड, फॉर्म्स अ नैरो बीम. So the electron gun generates, controls and speed up the electron beam. Focusing system क्या होता है? The focusing system is used to focus the electron beam into a fine sharp spot on the screen. देखिए फोकसिंग सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक इलेक्ट्रॉन बीम को कहाँ पे हमको भेजना है, मतलब कि वो फॉस्फोर स्क्रीन पे कहाँ पे हिट करनी चाहिए. वो इसमें बताता है इस बात को इलेक्ट्रॉन बीम को, ताकि वो सही जगह पे जाके हिट करे और का इमेज अच्छे से बन सके. इसकी वर्किंग क्या होती है? यूजेज आइदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग और मैग्नेटिक फोकसिंग. वर्क्स लाइक अ लेंस in a camera and ensures that the beam does not spread and image remains sharp. इसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर रैंडमली भागे नहीं, आपका सही जगह पे जाए, ताकि आपका इमेज जो होता है वो क्लियरली और शार्पली विजिबल हो. डिफ्लेक्शन सिस्टम. अब डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या होता है? ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका सीआरटी में. Deflection system is used to move the electron beam to different positions on the screen. डिफ्लेक्शन सिस्टम की वजह से ही एक इलेक्ट्रॉन स्क्रीन के अलग अलग पार्ट्स पे जा सकते हैं. मतलब उनका जो डायरेक्शन देता है वो डिफ्लेक्शन सिस्टम ही देता है कि उसको जाना कहाँ है इलेक्ट्रॉन को. कौन कौन से टाइप से डिफ्लेक्शन सिस्टम होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन. आजकल ज्यादातर मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन ही यूज होता है. वर्किंग क्या होती है? डिफ्लेक्शन सिस्टम की वर्किंग कैसे होती है? 2 सेट्स ऑफ कॉइल्स आर यूज्ड. वर्टिकल डिफ्लेक्शन कॉइल, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कॉइल. ये वर्टिकल डिफ्लेक्टर भी यूज होता है और ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टर भी यूज होता है. बाय चेंजिंग द करंट इन दिस कॉइल द बीम मूव्स लेफ्ट और राइट एंड द बीम मूव्स अप एंड डाउन. जैसे कि इलेक्ट्रॉन बीम को आपको अगर ऊपर नीचे कराना है तो फिर आप वर्टिकल डिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हैं. लेफ्ट राइट मूव कराना है तो फिर आप हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टर का यूज कर सकते हैं. इंटेंसिटी बैलेंस भी होता है इसी से, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टर से. दिस अलाउज द बीम टू स्कैन एंटायर स्क्रीन. डिफ्लेक्टर सिस्टम की वजह से आप पूरे के पूरे जो फॉस्फोर स्क्रीन होता है उसका एक एक पार्ट को आप मतलब कवर कर सकते हैं. एक एक पार्ट पे इलेक्ट्रॉन बीम हिट कर सकती है. अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सीआरटी, इसके बिना बहुत अधूरी है. फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन.
फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है और ये लाइट एमिट भी करता है। द इनर सरफेस ऑफ द स्क्रीन इज कोटेड विथ फॉस्फोर मटेरियल, यही वो मटेरियल है जिसकी वजह से लाइट आपको विजिबल होता है। When an electron beam hits the phosphor emits light. The electron beam hits the phosphor emits light. A bright spot appears on the screen. जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन जब भी हिट करता है फॉस्फोरल स्क्रीन को, वो एक स्पॉट को एनलाइट करता है और आपका जो होता है इमेज वो जनरेट होता है। परसिस्टेंस क्या होता है फॉस्फोर का? फॉस्फोर कंटिन्यूज टू ग्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर द बीम लीव्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परसिस्टेंस। इट हेल्प्स रिड्यूस फ्लिकरिंग। परसिस्टेंस मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बीच में कितना टाइम इंटरवल होता है। तो वो टाइम ड्यूरेशन जितना कम होगा उतना ही, वो टाइम ड्यूरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्लिकरिंग कम होगी, और परसिस्टेंस आपका जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्लिकरिंग कम होगी। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक बार हिट करने के बाद फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन कब जाके उस पर्टिकुलर पॉइंट को हिट कर रहा है, वही फ्लिकरिंग को रिड्यूस करता है। अगर जितना ज्यादा देर तक आपका ग्लो रहेगा फॉस्फोर, उतना कम ही फ्लिकरिंग होगा। ग्लास एनवेलप क्या होता है और वैक्यूम ट्यूब। ग्लास एनवेलप को ही वैक्यूम ट्यूब कहते हैं। द CRT is enclosed in a glass vacuum tube. Vacuum is necessary so that electrons can move freely without colliding with air molecules. देखिए आपका जो CRT होता है वो एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर कवर्ड होता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली मूव कर सकें और बिना एयर क्योंकि वो वैक्यूम ट्यूब है और वैक्यूम ट्यूब में एयर होता नहीं है, इसलिए वो एयर मॉलिक्यूल से बिना कोलाइड किए इजीली मूव कर सके, इसलिए वैक्यूम ट्यूब को कवर किया जाता है उस CRT के ऊपर। देखिए वर्किंग क्या होती है, इसको ओवरऑल वर्किंग कह सकते हैं आप। पढ़ लीजिए, आपके मतलब पढ़ना हो तो वैसे देख लेते हैं। द कैथोड इज हीटेड एंड एमिट इलेक्ट्रॉन्स, कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ द बीम, accelerating anode speeds of the electrons, focusing system focuses the beam into a sharp spot, reflection system moves the beam to required position on the screen. The beam strikes the phosphor coated screen. The phosphor glows and produces light. By moving the beam continuously and changing its intensity, a complete image is formed. ये वही वर्किंग है जो हम लोग अभी कब तक डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स क्या होती हैं CRT डिस्प्ले की? टाइप्स क्या होती हैं? देखिए टाइप्स क्या होती है, रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रैस्टर स्कैन डिस्प्ले। इसको लोग डिटेल में भी आगे चल के पढ़ने वाले हैं, अभी के लिए इतना ही। फ्लैट पैनल डिस्प्ले, सेकंड हमारा डिस्प्ले का जो टाइप होता है वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले होता है। फ्लैट पैनल डिस्प्लेज आर द थिन lightweight and compact display devices. They are widely used in modern systems like laptops, mobile phones and TVs. Flat panel display are divided into two categories: emissive display, non-emissive display. इमिसिव डिस्प्ले वो होती है जो लाइट को खुद ही एमिट करती है, नॉन इमिसिव डिस्प्ले होती है जो लाइट को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वो लाइट की किसी प्रॉपर्टी को यूज करके लाइट को रिफ्लेक्ट करती है या उस टाइप में कुछ करती है। ये सब देखिए टॉपिक थ्योरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा और एग्जाम में आपको यही सब लिख के आना है। आप नोट्स को अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा और हम तो ऐसे ही बस गाइडेंस के लिए एक बार पढ़ दे रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। एमिसिव डिस्प्ले, एमिसिव डिस्प्ले क्या होती है? एमिसिव डिस्प्लेज आर दोज डिस्प्लेज इन विच पिक्सेल्स एमिट लाइट बाय देमसेल्व्स। टाइप्स ऑफ एमिसिव डिस्प्ले क्या होती है? देखिए क्योंकि पिक्सल खुद लाइट में जनरेट करता है, लाइट को खुद एमिट करता है, इसलिए इसको इमिसिव डिस्प्ले बोलते हैं। और इमिसिव डिस्प्ले के टाइप होती है प्लाज्मा डिस्प्ले, यूजेस स्मॉल सेल्स फिल्ड विद गैस, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड ग्लास ग्लोज एंड प्रोड्यूसेस लाइट, यूज्ड इन लार्ज स्क्रीन्स टीवीज। इसमें जानते क्या होता है कि आपका डिस्प्ले के अंदर बहुत मतलब गैस भरी हुई होती है, वो गैस जब वोल्टेज अप्लाई होता है उसके ऊपर तो गैस ग्लो करती है और इस वजह से आपका इमेज या फिर लाइट जनरेट होता है और लाइट ही इमेज को फिर रिस्पॉन्सिव होता है इमेज को जनरेट करने के लिए। ये आज से लगभग 10 साल पहले बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन मतलब प्रचलन में था, लेकिन आजकल तो प्लाज्मा डिस्प्ले देखा नहीं जाता उतना। फिर आता है एलईडी डिस्प्ले। एलईडी डिस्प्ले क्या होता है? यूजेस लाइट एमिटिंग डायोड्स, ईच पिक्सल और ग्रुप ऑफ पिक्सल एमिट लाइट, ब्राइट, एनर्जी एफिशिएंट एंड लॉन्ग लाइफ। देखिए ये क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है इसलिए आजकल ये बहुत ज्यादा आप यूज करते हुए देखे होंगे और इसकी मतलब कि लॉन्ग लाइफ होती है, मतलब बहुत दिन तक एक बार खरीदने के बाद चलता है, तो इसलिए लोग आजकल बहुत ज्यादा मतलब प्रीफर करते हैं एलईडी डिस्प्ले को। उसके बाद थर्ड कैटेगरी होती है ओलेड डिस्प्ले। यूजेस ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग मटेरियल्स, वेरी थिन एंड फ्लेक्सिबल, हाई कंट्रास्ट एंड बेटर कलर क्वालिटी। ये ऑर्गेनिक होता है, मतलब कि ये इको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, इसमें जो कलर क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, आपका शार्प इमेज फॉर्म होता है, इसलिए ओलेड डिस्प्ले को लोग प्रीफर करते हैं। लेकिन इसका बस एक ही प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा कॉस्टली होता है, इसलिए उतना ज्यादा मतलब आप प्रीफर नहीं कर सकते। नॉन इमिसिव डिस्प्ले क्या होती है? नॉन इमिसिव डिस्प्ले डू नॉट प्रोड्यूस लाइट बाय देमसेल्व्स
वो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करती हैं, लेकिन दे ओनली कंट्रोल और रिफ्लेक्ट लाइट, वो लाइट के पाथ को कंट्रोल करती हैं या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। एलसीडी प्रॉपर मतलब एक नॉन एमिसिव डिस्प्ले का सबसे बढ़िया एग्जांपल है एलसीडी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको आप फर्स्ट सेम में या फिर सेकंड सेम में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है। उसको हम लोग एक बार फिर देख लेते हैं वर्किंग क्या कैसी होती है। यूजेस लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल, लिक्विड क्रिस्टल्स कंट्रोल द पैसेज ऑफ लाइट, अ बैक लाइट is used behind the screen by controlling liquid crystals, pixels are turned on and off। देखिए इसके पीछे से लाइट मतलब स्क्रीन के पीछे से लाइट आती रहती है, और क्योंकि आपका जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो आपके लाइट के पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और इस वजह से आपका जो लाइट का पाथ होता है वो या तो पिक्सल ऑन होते हैं या पिक्सल ऑफ होते हैं, और उस वजह से आपका इमेज फॉर्म होता है। एडवांटेजेस क्या है? लो पावर कंजप्शन, पावर बहुत कम चाहता है इस टाइप के डिस्प्ले को। लाइट होता है, लाइट वेट होता है, थिन होता है, हीट कम जनरेट करता है। ये सारे एडवांटेजेस होते हैं एलसीडी के। अब देखिए यहाँ पे एक समरी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। सीआरटी, फ्लैट पैनल, कॉपी, हार्ड कॉपी, स्पेशल पर्पस डिस्प्लेस, इन सबको पढ़ सकते हैं कि इसका एग्जांपल क्या है, यूज क्या है। चलिए अब लोग देखते हैं ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम्स। ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम्स क्या क्या होते हैं? A graphic display system is an output system used to display text, images or graphics generated by a computer. It converts digital data into visual form on a screen. The main job of a display system is to show pictures, diagrams, lines and animations in a clear and understandable way. ये वही है डिस्प्ले सिस्टम। डिस्प्ले सिस्टम जो हम लोग ऊपर पढ़े थे, ये सब इतने सीआरटी, एलसीडी, एलईडी, वही उसी की डेफिनेशन है, उसी को ग्राफिक डिस्प्ले सिस्टम भी कह सकते हैं। और मेन जो सीआरटी के जो आपके सिलेबस में है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के सिलेबस में, वो दो तरह के डिस्प्ले सिस्टम है, रेंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम और रास्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम, रैंडम स्कैन डिस्प्ले सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर डिस्प्ले और स्ट्रोक राइटिंग डिस्प्ले। यानी कि ये देखिए मैथमेटिकली, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज करके हम लोग इसमें इमेज जनरेट करते हैं, कोई भी इमेज फॉर्म करते हैं, इसलिए इसको वेक्टर डिस्प्ले बोलते हैं। और इन अ रैंडम स्कैन डिस्प्ले system, the electron beam of the CRT is directed only to those part of the screen where an image is to be drawn. It does not scan the whole screen. The beam directly draws the picture in the form of lines. इस ये जो डिस्प्ले सिस्टम होता है, इसमें लाइंस को ऐसे मतलब पिक्चर को लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ किया जाता है। ऐसे एक लाइन, दो लाइन, उसके बगल में फिर तीसरी लाइन, ऐसे करके एक पिक्चर को लाइंस में डिवाइड करते हैं और उस लाइन को एक एक करके ड्रॉ करते हैं। और इसमें क्या होता है कि आपकी स्क्रीन जो इतनी बड़ी सी होती है, इस बड़े से स्क्रीन के बस एक पार्ट को एक बार में इलेक्ट्रॉन बीम कवर करती है, एक पार्ट को, और आपका जो बाकी स्क्रीन होता है उससे उसका एक समय पे लेना देना नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वो एक ही पार्ट को स्कैन करती है। और क्योंकि ये डायरेक्टेड होता है, इसीलिए इसको वेक्टर डिस्प्ले भी कहते हैं। और इमेज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट ऑफ लाइन ड्राइंग कमांड्स। दिस कमांड्स टेल द सिस्टम वेयर टू मूव द बीम एंड वेयर टू ड्रॉ। देखिए ये जो ड्राइंग कमांड्स होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉन्स को बताएं, इलेक्ट्रॉन बीम को बताएं कि वो कहां, उसको कहां जाना है, कहां पे हिट करना है, ताकि आपका इमेज अच्छे से ड्रॉ हो सके। और वर्किंग क्या होती है? द पिक्चर इज स्टोर्ड एज अ सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स इन द मेमोरी। मेमोरी में उनको लाइन सेगमेंट्स के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। द डिस्प्ले प्रोसेसर रीड्स वन लाइन कमांड एट अ टाइम। एक लाइन कमांड को एक बार में रीड करेगा और उसको ड्रॉ करेगा। The electron beam is moved to the starting point of the line. इलेक्ट्रॉन बीम को स्टार्टिंग, जैसे कि आपको मान लीजिए कि इतना बड़ा एक लाइन बनाना है, ठीक है, तो फिर वो पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे एक बार पहले हिट करेगी, फिर उसके बाद उसके आगे पॉइंट पे, फिर आगे पॉइंट पे, ऐसे करके पूरा एक लाइन बनाती है वो। और उसके बाद फिर क्या होता है? द बीम इज देन मूव टू द एंडिंग पॉइंट व्हाइल ग्लोइंग, thus the drawing is the line is drawn। आप देखेंगे पहले के समय पे जब ऐसे स्क्रीन इतने बड़े बड़े होते थे तो उसमें धीरे धीरे करके इमेज फॉर्म होती थी। आपका जब लोडिंग करते तो ऐसे 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 करके इमेज धीरे धीरे बन के आती थी। तो ये क्यों होता था? क्योंकि ये उस समय के रैंडम स्कैन डिस्प्लेज ही होते थे जो पुराने सिस्टम में यूज होता था। वो लाइंस के फॉर्म में इमेज जनरेट करते थे, इसलिए पहली वाली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसे करके ऊपर से टॉप टू डाउन अप्रोच और लेफ्ट टू राइट अप्रोच यूज करके एक लाइन को इमेज को जनरेट करते थे। उसके बाद फिर क्या होता था? दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर ऑल द लाइंस इन द पिक्चर। The whole process is repeated many times per second to avoid flickering। इसी तरह से आपका एक इमेज को जनरेट किया जाता था, फिर उसके बाद दूसरा इमेज जनरेट किया जाता था, ऐसे करके सारे इमेजेस को जनरेट किया जाता था और एक ही सेकंड में ये प्रोसेस को बहुत बार रिपीट किया जाता है, इसीलिए आपका फ्लिकरिंग का पता नहीं चलता है। फ्लिकरिंग वही होता है कि मतलब कि आपका इमेज पिक्सल ऑन ऑफ हो रहा है तो आपको इमेज अच्छे से शार्पली दिख रही है कि नहीं। The beam moves in any direction and in any order, not in a fixed pattern. That is why it is called random scan। इस डिस्प्ले सिस्टम में
आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, इसलिए रैंडम स्कैन इसको कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है, इट ड्रॉज ओनली लाइंस एंड कर्व्स नॉट फील्ड एरियाज। इस डिस्प्ले सिस्टम को आप यूज करके सिर्फ और सिर्फ लाइन और कर्व्स को बना सकते हैं, फील्ड एरियाज को नहीं बना सकते हैं। कंपोज्ड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, पिक्चर को लाइन के फॉर्मेट में करते हैं कंपोज करके, फिर ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इज वेरी हाई फॉर लाइन ड्राइंग्स। इसका रेजोल्यूशन यानी शार्पनेस बहुत ज्यादा होता है। आप अगर इस स्कैन डिस्प्ले को यूज करेंगे तो आपका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। आपका जो इमेज है वेरी स्मूथ एंड शार्प, बहुत स्मूथ और शार्प इमेज बनेगा। रिफ्रेश टाइम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइंस इन द पिक्चर। देखिए आपके पिक्चर में कितनी लाइनें बनी हुई है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपका जो इमेज है वो कितने देर बाद रिफ्रेश होगा, यानी कितने देर बाद दूसरा इमेज शो होगा। इट डज नॉट यूज अ पिक्सल बेस्ड फ्रेम बफर। ये पिक्सल्स पे डिपेंडेंट नहीं होती है, मतलब इसमें पिक्सल का कोई लेना देना नहीं होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, प्रोड्यूसेस वेरी स्मूथ एंड हाई क्वालिटी लाइंस, स्मूथ पिक्चर बनाती है। और क्या है, रिक्वायर्स लेस मेमोरी बिकॉज ओनली लाइन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। इसके लिए मेमोरी रिक्वायरमेंट भी कब होती है, क्योंकि सिर्फ लाइन की मतलब एक पिक्चर की लाइन इंफॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। नो स्टेयरकेस और जैग्ड इफेक्ट, जैसे जैग्ड इफेक्ट आप देखोगे कि पिक्चर जनरेट होता है, फिर उसमें ऐसे लाइन बनाना था लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ऐसे लाइन बन जाता है, तो उसको जैग्ड इफेक्ट इसमें शो होने का कोई चांस ही नहीं है। और वेरी गुड फॉर ड्राइंग लाइन ड्राइंग एप्लीकेशंस लाइक इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने में इसका बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है रैंडम स्कैन डिस्प्ले का। डिसएडवांटेजेस क्या है, नॉट सुटेबल फॉर डिस्प्लेइंग फील्ड इमेजेस और फोटोग्राफ्स। जैसे कि आपका जो कलर फील्ड होते हैं इमेजेस या फिर जो फील्ड इमेजेस होते हैं 3D इमेजेस होते हैं, उनको ड्रॉ करने में रैंडम स्कैन डिस्प्ले का यूज नहीं कर सकते हैं, रैंडम स्कैन सिस्टम का यूज नहीं कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स पिक्चर्स में फ्लिकर बिकॉज टू मैनी लाइंस मस्ट बी रीड्रॉन। जो पिक्चर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइनें होंगी, एक के ऊपर एक दूसरी लाइनें होंगी, तीसरी लाइनें होंगी, इसलिए दिक्कत होगा। कलर एंड शेडिंग आर डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट। इसके ऊपर कलरिंग करना और शेडिंग करना भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शेडिंग भी एक लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर लाइन करना होगा, इसलिए एक लाइन के ऊपर दूसरी बार रीड्रॉ करना लाइन को डिफिकल्ट होता है, इसलिए कलरिंग और शेडिंग भी डिफिकल्ट होता है। इसका हार्डवेयर भी एक्सपेंसिव होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए आपको स्किल्ड लेबर भी चाहिए। इट इज नॉट सुटेबल फॉर मॉडर्न मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। आज के जमाने में इसका यूज बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि ये अप टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम ये सुटेबल नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ रैंडम स्कैन डिस्प्ले यूज इन ओल्ड कैट, पुराने जमाने में कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने में यूज होता था। इंजीनियरिंग हो, चाहे बिल्डिंग्स की डिजाइन हो, चाहे मशीन की डिजाइन हो, मैकेनिकल वाले यूज करते हो, सिविल वाले यूज करते हो, पहले बहुत यूज करते थे लेकिन अब कोई नहीं करता। ऑसिलोस्कोप बनाने में यूज होता था, पहले मिलिट्री और एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में यूज होता था, वेक्टर बेस्ड ड्राइंग सिस्टम में यूज होता था। अब देखिए वो ओल्ड वर्जन मतलब वो पुराना था, पुराने सिस्टम में ऐसे ही वो रैंडम स्कैन डिस्प्ले यूज होते थे। अब जो नए सिस्टम आते हैं उसमें होते हैं रैस्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम। रैस्टर स्कैन डिस्प्ले सिस्टम क्या होता है, रैस्टर स्कैन डिस्प्ले इज द मोस्ट कॉमन डिस्प्ले सिस्टम इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स, टीवी एंड मोबाइल स्क्रीन्स। In a raster scan system, the screen is divided into large number of small dots called pixels. जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया ही था कि पिक्सल्स क्या होता है कि आपकी जो स्क्रीन होती है जो कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्मॉल पार्टिकल्स के पार्ट में। जैसे आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो एटम से बनके आपका जो पार्टिकल होता है वो एटम से बनता है, वैसे ही आपका जो स्क्रीन होता है वो पिक्सल से बना हुआ होता है। तो क्या होता है, द इमेज इज फॉर्म्ड बाय टर्निंग दिस पिक्सल्स ऑन और ऑफ विद डिफरेंट कलर्स और इंटेंसिटीज। ये पिक्सल को ही चालू बंद करके और उनको डिफरेंट कलर्स यानी कि आरजीबी में से एक कलर उनको देके और उनकी इंटेंसिटीज को हैंडल करके आपका इमेज बनाया जाता है रैस्टर स्कैन डिस्प्ले में। द इलेक्ट्रॉन बीम स्कैन्स द स्क्रीन रो बाय रो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। आपका जो इलेक्ट्रॉन बीम होता है वो आपके जो इमेज स्क्रीन होती है, मतलब इमेज को स्क्रीन पे जिस पे फॉर्म करना है उसमें टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट इमेज फॉर्म करती है, रो बाय रो, यानी कि ऐसे एक रो दो रो ऐसे करके। और फिर उसका क्या होता है कि जैसे कि पहले एक रो फॉर्म करे इमेज बनाएगी एक रो का, फिर दूसरे रो का, फिर तीसरे रो का, ऐसे ही ये टॉप टू बॉटम भी जा रही है और लेफ्ट टू राइट भी जा रही है, ठीक है। और उसमें क्या होता था रैंडम में, उसमें लाइन बाय लाइन, यानी कि पहले एक लाइन ऐसे टॉप टू बॉटम, फिर एक लाइन ऐसे टॉप टू बॉटम आके फिर लेफ्ट टू राइट जाते थे। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, रैंडम स्कैन में और रैस्टर स्कैन में। और फिर क्या है वर्किंग कैसे होती है, द पिक्चर इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एरिया कॉल्ड फ्रेम बफर, यानी कि जो पिक्चर इस इमेज के डिटेल्स होते हैं वो फ्रेम बफर में स्टोर किए जाते हैं। ईच मेमोरी लोकेशन
कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 पिक्सल ऑन द स्क्रीन। जो आपकी स्क्रीन का 1 पिक्सल होता है उसके लिए एक एसोसिएटेड मेमोरी होती है फ्रेम बफर में, मेमोरी लोकेशन होता है। द वीडियो कंट्रोलर रीड्स द पिक्सल वैल्यूज फ्रॉम द फ्रेम बफर। फ्रेम बफर में से वीडियो कंट्रोलर जो होता है वो फ्रेम बफर में से उस वैल्यू को रीड करता है, उस इमेज की डेटा को रीड करता है और उस पर्टिकुलर पिक्सल को मतलब ऑन या ऑफ या फिर इंटेंसिटी या कलर को चेंज करता है। The electron beam starts from top left corner of the screen. It moves horizontally to the right, lighting up pixels according to the frame buffer. After finishing one line, it moves to the next line. After finishing the last line, it returns to the top and restarts again. This process is repeated many times per second, refreshing. देखिए आपको जैसे मैंने बताया था कि ये लेफ्ट टू राइट पहले करती है, एक रो फिर 2 रो फिर 3 रो करके ये बॉटम तक आती है, फिर बॉटम से फिर टॉप लेफ्ट पे चली जाती है। तो ऐसे ही इसमें बता रहा है और फिर से वो एक बार दूसरा इमेज फिर फॉर्म करेगी, तीसरा इमेज फॉर्म करेगी, उसी को रिफ्रेशिंग बोलते हैं। 1 मिनट में कितना इमेज फॉर्म करती है उसी को रिफ्रेशिंग बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, मतलब फीचर्स क्या होते हैं। द स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू पिक्सेल्स। इसमें इस टाइप के डिस्प्ले में आपकी जो स्क्रीन होती है उसको पिक्सेल्स में डिवाइड किया जाता है। द इमेज इज स्टोर्ड एज पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यू। आपके जो इमेज की डिटेल्स होती है उसमें ये बात मेंशन होती है कि कितना इंटेंसिटी से उस पिक्सल को ग्लो कराना है। सपोर्ट फील्ड एरियाज, कलर, शेडिंग एंड रियलिस्टिक इमेजेस। इसमें क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को ड्रॉ करना या फिर फील्ड एरियाज को ड्रॉ करना, कलर्स को, शेडिंग को इजी पड़ता है। रिजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है क्योंकि आपका इसमें पिक्सल से डील कर रहा है, इसलिए रेजोल्यूशन इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पर यूनिट एरिया में कितना पिक्सल्स है। ये डिपेंडेंट होता है इस बात पे, उतना ही शार्प इमेज बनेगा, उतना ही ब्राइट इमेज बनेगा, उतना ही क्लियर इमेज बनेगा। यूजेज अ फ्रेम बफर टू स्टोर द इमेज। इमेज के डिटेल्स को स्टोर करने के लिए फ्रेम बफर का यूज करता है। स्कैनिंग इज डन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। वो जो मैंने ऑर्डर बताया आपको, लेफ्ट टू राइट और फिर टॉप टू डाउन, इस ऑर्डर में स्कैनिंग होती है। एंड डिस्प्ले का एडवांटेज क्या होता है? कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स एंड वीडियोस, सपोर्ट फील्ड ऑब्जेक्ट्स, कलर्स एंड शेडिंग्स। हार्डवेयर इज चीप एंड वाइडली अवेलेबल। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसका जो हार्डवेयर होता है वो इजिली मिल जाता है और प्लस सस्ता भी होता है। सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक इमेजेस, यूज्ड इन ऑल मॉडर्न डिस्प्लेज। देखिए ये सब एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या होता है? रिक्वायर्स लार्ज मेमोरी, क्योंकि इसको हर इमेज की डिटेल्स स्टोर करनी है फ्रेम बफर में, इसलिए इसको बहुत बड़ी इमेज चाहिए, बहुत बड़ी मेमोरी चाहिए और हर पिक्सल की डिटेल चाहिए, इसलिए और भी बड़ी मेमोरी चाहिए। लाइन्स एंड एजेस में अपीयर जैग। इसमें जैग इफेक्ट, जो स्टेयरकेस इफेक्ट मैंने बताया था कि ये ऊपर नीचे करके लाइन ड्रॉ होती है, ये आपका क्योंकि इसमें पहला रो ड्रॉ किया गया है तो हो सकता है कि इसके नीचे जो आना चाहिए था लाइन, मतलब इमेज का पार्ट, पिक्सल जो आना चाहिए था वो हो सकता है पिक्सल उसका यहाँ पे ग्लो हो जाए। इससे क्या होगा कि जो इसके नीचे होना चाहिए तो वो ऐसे टेढ़ा हो गया, तो ऐसे ही बन गया। तो इसको ही स्टेयरकेस इफेक्ट और जैग्ड इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके बन के आएगा। ठीक है, और क्या होता है? रेजोल्यूशन इज लिमिटेड बाय नंबर ऑफ पिक्सल्स। जो मैंने बताया आपको कि पिक्सल डेंसिटी के ऊपर बहुत बड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है इसको शार्प और क्लियर इमेज बनाने के लिए। इमेज क्वालिटी डिपेंड्स ऑन पिक्सल डेंसिटी। वही बात, शार्प इमेज बनाना है तो आपका पिक्सल डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, पर यूनिट एरिया में पिक्सल्स ज्यादा होने चाहिए। एप्लीकेशन क्या है? कंप्यूटर, मॉनिटर्स एंड लैपटॉप्स, टेलीविजन स्क्रीन, मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, डिजिटल फोटो वीडियो डिस्प्ले सिस्टम, गेम्स, मूवीज एंड मल्टीमीडिया सिस्टम। ये सब इसके आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में रेस्टर स्कैन डिस्प्ले का बहुत ज्यादा यूज होता है। कंपैरिजन है, ये देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंडम स्कैन डिस्प्ले और रेस्टर स्कैन डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स पे प्रोवाइडेड है। अब हम लोग चलते हैं, देखिए ये कुछ की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग को पढ़नी है। पिक्सल, सबसे पहले आता है पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल unit of a display screen. It represents a single point on the screen and stores information about color or intensity. An image is made up of millions of pixels arranged in rows and columns. ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि पिक्सल क्या होता है, इसके बारे में आप पढ़ भी लीजिएगा। रेजोल्यूशन, ये क्या होता है? रेजोल्यूशन, जिसकी हम लोग बात अभी कुछ देर पहले कर रहे थे कि रेजोल्यूशन इज द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। मतलब पूरा मिला जो कि आपके स्क्रीन में कितने पिक्सल्स हैं, ये रेजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं। ये सब आप पढ़ सकते हैं। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ विड्थ थ्रू हाइट ऑफ द डिस्प्ले सिस्टम। मतलब कि विड्थ डिवाइडेड बाय हाइट इज इक्वल टू एस्पेक्ट रेशियो। इस पे एक न्यूमेरिकल भी कभी कभी आ जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। पिक्सल डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच, यानी कि पर यूनिट एरिया में कितने पिक्सल हैं, ये आपको पिक्सल डेंसिटी को शो करते हैं। पिक्सल्स पर इंच या डॉट्स पर इंच, इसी सेम को करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रेम बफर क्या होता है? फ्रेम बफर को आगे हम लोग को चल के डिटेल में भी पढ़ना है।
फ्रेम बफर इज अ मेमोरी एरिया दैट स्टोर्स कलर्स और इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ ऑल पिक्सेल्स ऑन द स्क्रीन। मतलब कि एक पर्टिकुलर पिक्सल को कैसे ग्लो कराना है, किस इंटेंसिटी से, किस कलर से, इसको बताने के लिए हम लोग फ्रेम बफर में इमेज के डिटेल्स स्टोर करते हैं, उसको फ्रेम बफर कहते हैं। यहाँ डिटेल्स स्टोर होते हैं। कलर डेप्थ क्या होता है या फिर बिट डेप्थ क्या होता है? कलर डेप्थ इज द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कलर ऑफ वन पिक्सल। एक पिक्सल में एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स यूज हुए, बिट्स यानी कि जैसे आपको पता है 8 बिट एक बाइट होता है, तो वैसे ही कितने बिट्स यूज हुए हैं एक कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्सल में, उसको हम लोग कलर डेप्थ बोलते हैं। रिफ्रेश रेट की भी हम लोग बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। रिफ्रेश रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द स्क्रीन इज रीड्रॉन पर सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में एक स्क्रीन के इमेज को कितनी बार चेंज हो रहा है, उसको हम लोग रिफ्रेश रेट बोलते हैं। यानी कि इसको हर्ट्ज में, मतलब हर्ट्ज इसकी यूनिट है, हर्ट्ज में नापा जाता है इसको, और इसको पढ़ लीजिएगा। परसिस्टेंस हम लोग पढ़े थे, क्या होता है? परसिस्टेंस इज द time for which the phosphor continues to glow after the electron beam is removed. It helps in reducing flickering. Flicker क्या होता है? Flicker is the visible flashing or unstable image on the screen when refresh rate is low. जब आपका refresh rate low होगा, यानी कि आपका जो इमेज होगा वो जल्दी मतलब चेंज नहीं होगा, तो फिर आपका जो इमेज होता है वो अनस्टेबल होता है, यानी कि वो हिलते रहता है, तो उसको फ्लिकरिंग बोलते हैं। आप लोग एक्सपीरियंस किए होंगे ये बात को। इससे लो रिफ्रेश रेट से क्या होता है? लो रिफ्रेश रेट से आई स्ट्रेन होता है, अनस्टेबल इमेज बनता है। विंडो क्या होता है? विंडो इज अ पोर्शन ऑफ द वर्चुअल वर्ल्ड और यूजर कोऑर्डिनेट एरिया दैट वी वांट टू डिस्प्ले। देखिए, विंडो वो एरिया होता है जिसको हम लोग मतलब जिसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ये कोऑर्डिनेट एरिया मतलब कि कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसके हिसाब से पिक्सेल्स को मतलब रिकॉग्नाइज किया जाता है। बिट मैप क्या होता है? बिट मैप इज अ पिक्सल बाय पिक्सल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज स्टोर्ड इन द मेमोरी। जैसे कि एक इमेज की डिटेल्स होती हैं। बिट मैप मतलब कि उसको एक पिक्सल को कितना लाइट और कितना कौन सा कलर देना है ताकि वो इमेज बन सके, उसको बिट मैप कहते हैं। बिट मैप वो डेटा होता है। रिजोल्यूशन और पिक्सल डेंसिटी में क्या डिफरेंस है? टोटल नंबर ऑफ पिक्सेल्स रेजोल्यूशन होता है, पिक्सेल्स पर इंच और पिक्सेल्स पर यूनिट एरिया ये पिक्सल डेंसिटी होती है। रेजोल्यूशन क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? साइज, यानी इमेज की साइज को बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए, उसके लिए रेजोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल होता है। शार्पनेस यानी कितना शार्प, कितना क्लियर, कितना ब्राइट इमेज बन रहा है, उसके लिए पिक्सल डेंसिटी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब फ्रेम बफर हम लोग पढ़ते हैं। फ्रेम बफर क्या होता है? A frame buffer is a special area of memory that stores the color and intensity information of every pixel on the screen. ये पढ़े हुए हम लोग। Frame buffer is a digital image of the screen stored inside memory. Whatever you see on the monitor is actually first stored in the frame buffer, then it is displayed. देखिए, फ्रेम बफर के बारे में लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो भी इसको पढ़ते हैं, बस रीडिंग कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे कुछ नया होगा तो बताएंगे। A notebook in which an artist draws a full picture before showing it to someone. देखिए, आप रफली अगर कोई फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद फिर दूसरों को दिखाने के लिए जो फेयर कॉपी में अगर आप फिगर कोई ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसमें जो रफली आपने ड्रॉ किया है फिगर, वो उस ये इमेज की इंफॉर्मेशन होगी, और जिस कॉपी में आपने रफली फिगर ड्रॉ किया है उसको फ्रेम बफर कहेंगे। ठीक है, उसी को देखिए यहाँ पे बताया हुआ कि नोटबुक जो होता है जिसमें हम लोग रफली फिगर ड्रॉ करते हैं उसको फ्रेम बफर कहते हैं। ड्राइंग इनसाइड नोटबुक यानी जो रफ फिगर होता है हम लोग का, उसको इमेज डेटा कहते हैं। और जो आर्टिस्ट यानी कि जो इस फिगर को रफली बनाता है या फिर जो डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करके इमेज के स्टोर करता है फ्रेम बफर में, उसको सीपीयू या जीपीयू कहते हैं। पर्सन वॉचिंग, जिसपे हम लोग इमेज को देख सकते हैं फेयरली, उसको मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, द आर्टिस्ट डज नॉट डायरेक्टली ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, he first completes the drawing in the notebook, then the picture is shown. Similarly, the computer does not draw directly on the screen. It first creates the image in the frame buffer and then shows it on the screen. वही बात है जो मैंने आपको समझाई। What does frame buffer store? Store क्या करता है? फ्रेम बफर में क्या क्या डिटेल्स स्टोर होती हैं? For each pixel, फ्रेम बफर स्टोर्स कलर वैल्यू एंड इंटेंसिटी। मतलब हर पिक्सल के लिए वो कलर की वैल्यू स्टोर करेगा, यानी वो रेड कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा, या फिर इंटेंसिटी और प्लस इंटेंसिटी भी स्टोर करेगा कि उसको कितनी इंटेंसिटी से ग्लो कराना है ताकि वो इमेज की ट्रांसपेरेंसी और कितना वो ट्रांसपेरेंट होगा वो इमेज उसको देखने के लिए। तो अगर इतनी स्क्रीन रेजोल्यूशन है 800 क्रॉस 600, तो फिर आपकी जो टोटल मेमोरी लोकेशंस होंगी फ्रेम बफर की वो 4,80,000 होंगी, क्योंकि आपको हमने ऊपर ही बताया था कि एक पिक्सल
एक पिक्सल आपका एक मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आपका 800 क्रॉस 600 पिक्सल्स में टोटल 4,80,000 पिक्सल्स होंगे, और वो 4,80,000 पिक्सल्स 4,80,000 मेमोरी लोकेशंस को मतलब एसोसिएटेड होंगे 4,80,000 मेमोरी लोकेशन से। ईच लोकेशन रिप्रेजेंट्स 1 पिक्सल। यही बात है जो मैंने बताई आपको। फ्रेम बफर वर्क्स, हाउ फ्रेम बफर वर्क्स, मतलब कैसे फ्रेम बफर काम करता है। सीपीयू और जीपीयू कैलकुलेट्स द इमेज, वो इमेज की डिटेल्स को कैलकुलेट करता है। द इमेज इज रिटन ऑन टू द फ्रेम बफर में उसकी डिटेल स्टोर की जाती है। ईच मेमोरी लोकेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1 पिक्सल ऑन द स्क्रीन, एक पिक्सल एक मेमोरी लोकेशन से एसोसिएटेड होता है। द डिस्प्ले सिस्टम रीड्स दिस मेमोरी कंटिन्यूअसली, डिस्प्ले सिस्टम इसको बार बार रीड करता है ताकि इमेज को जनरेट कर सके, और एट लास्ट आपका इमेज जनरेट हो जाता है इन सब डिटेल्स के यूज करके। टाइप्स क्या क्या होती है फ्रेम बफर की, ब्लैक व्हाइट फ्रेम बफर, ग्रे स्केल फ्रेम बफर, कलर फ्रेम बफर, यानी कि जो कलर स्टोर करता है उसको कलर फ्रेम बफर बोलते हैं, जो इंटेंसिटी स्टोर करता है उसको ग्रे स्केल फ्रेम बफर बोलते हैं, और जो ब्लैक, जो मतलब कि ये बताता है कि टर्न ऑन होगी पिक्सल की नहीं होगी, उसको हम लोग ब्लैक व्हाइट फ्रेम बफर बोलते हैं। अब फ्रेम बफर क्यों चाहिए हम लोग को, इमेज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग को ये फ्रेम बफर का यूज है। स्मूथ एनिमेशन और फास्ट अपडेटिंग के लिए हम लोग को फ्रेम बफर चाहिए। एडिटिंग, ओवरलैपिंग विंडोज, ग्राफिक्स के लिए फ्रेम बफर चाहिए। फ्लिकरिंग को अवॉइड करने के लिए फ्रेम बफर चाहिए। कॉम्प्लेक्स इमेजेस और कलर्स को ड्रॉ किया जा सके इसलिए फ्रेम बफर चाहिए। एडवांटेजेस क्या है, फुल कंट्रोल ओवर ईच पिक्सल, क्योंकि इसमें हर पिक्सल की डेटा स्टोर होता है, इसलिए आपको हर पिक्सल के लिए मतलब पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए ये आपके लिए ज्यादा यूजफुल होता है। हाई रेजोल्यूशन होता है, इमेज और वीडियो, एनिमेशन और वीडियो इजीली बनाना पॉसिबल होता है। मल्टीपल प्रोग्राम्स हम लोग मतलब बना सकते हैं स्क्रीन पे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, लार्ज मेमोरी, देखिए बहुत बड़ी बात है कि लार्ज मेमोरी, इसके लिए हम लोग को बहुत बड़ी मेमोरी चाहिए। रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि आपको मतलब शार्पनेस बढ़ाना है तो रेजोल्यूशन भी ज्यादा चाहिए। कलर डेप्थ होना चाहिए, और क्या है कि फास्ट हार्डवेयर होना चाहिए ताकि रिफ्रेश रेट ज्यादा हो सके। अब हम लोग पढ़ते हैं वीडियो कंट्रोलर क्या होता है, इसी को जीपीयू भी कहते हैं। A video controller is a hardware unit that reads the image data from the frame buffer and sends it to the display device in the form of video signals. ये वो डिवाइस होता है जो कि इमेज की जो डेटा होती है उसको डिस्प्ले डिवाइस तक पहुंचाता है वीडियो सिग्नल्स के फॉर्म में। वीडियो कंट्रोलर इज द मैसेंजर बिटवीन द फ्रेम बफर एंड मॉनिटर। देखिए क्या है कि इसका एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन है, जो उसका न्यूज़पेपर कंटेंट है। देखिए अ न्यूज़पेपर प्रिंटिंग मशीन, द न्यूज़पेपर कंटेंट इज ऑलरेडी रिटन इन अ कंप्यूटर फाइल, द प्रिंटिंग मशीन रीड्स दैट फाइल एंड प्रिंट्स इट ऑन अ पेपर। तो देखिए क्योंकि वो जो न्यूज है वो एक कंप्यूटर फाइल में स्टोर्ड है, लेकिन उसको फिर प्रिंट किया जाता है प्रिंटिंग मशीन के थ्रू। तो इसमें जो कंप्यूटर फाइल है जिसमें वो जिसके डिटेल्स पहले से स्टोर थी उसको फ्रेम बफर हम लोग कह सकते हैं। जो प्रिंटिंग मशीन है यानी कि जो प्रिंट करता है इस डिटेल्स को एक प्रिंटेड पेपर पे, न्यूज़पेपर पे, उसको हम लोग वीडियो कंट्रोलर कर सकते हैं। और जिस पेपर पे इसको प्रिंट किया जाता है उसको हम लोग मॉनिटर स्क्रीन बोल सकते हैं या फिर आउटपुट डिवाइस या डिस्प्ले सिस्टम। वीडियो कंट्रोलर रीड्स द इमेज फ्रॉम फ्रेम बफर एंड प्रिंट्स इट ऑन द स्क्रीन कंटिन्यूअसली आपके इमेजेस मतलब कि फ्रेम बफर से रीड किए जाते हैं और फिर बनाए जाते हैं, जनरेट किए जाते हैं स्क्रीन पे, ताकि आपको बफरिंग कम हो, फ्लिकरिंग कम। What does video controller do? Reads pixel data from frame buffer, convert digital data to video signal, sends signal to the monitor, controls scanning speed, refresh rate and synchronization. देखिए सब कुछ तो वही है जो हम लोग आपको बताए हैं। स्कैनिंग स्पीड, इसके मतलब कि कितना तेज एक बार में 2 बार में डेटा स्कैन होगा, कितनी जल्दी उसकी डेटा मतलब एक्सट्रैक्ट होगी, उसको इस कंट्रोल करता है वीडियो कंट्रोलर। रिफ्रेश रेट को कंट्रोल करता है कि कितने जल्दी जल्दी इमेजेस चेंज होंगे। सिंक्रोनाइजेशन को कंट्रोल करता है कि कैसे मतलब एक दूसरे की इमेज के बीच में मतलब जो टाइम इंटरवल होता है वो कैसे कम किया जा सकता है। हाउ वीडियो कंट्रोलर वर्क्स, इस पे स्टेप बाय स्टेप, ये भी वही चीज है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ लेते हैं। वीडियो कंट्रोलर स्टार्ट्स रीडिंग फ्रॉम द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन फ्रॉम ऑफ फ्रेम बफर, it converts pixel value into electrical signal, it sends the signal to the monitor, it moves to next pixel. After completing one row it moves to the next row. After the full screen is completed it repeats the process. This happens many times per second refreshing. इसको हम लोग उसी की तरह जैसे रेस्टर स्कैन में पढ़े हुए थे हम लोग, उसी की तरह ये सेम है कि मतलब
पहले वो लेफ्ट टू राइट सारे पिक्सल्स की डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है फ्रेम बफर से, और उसके बाद फिर एक रो कंप्लीट हो जाती है तो सेकंड रो में आता है, फिर वैसे करके सारे रोज को कंप्लीट करता है और फिर से स्टार्ट करता है दूसरी बार दूसरा इमेज बनाने के लिए, ताकि रिफ्रेश रेट ज्यादा हो सके और एक पर यूनिट टाइम में ज्यादा इमेजेस बन सके और रिफ्रेश रेट कम हो सके। फंक्शंस क्या है इसके वीडियो कंट्रोलर के? जनरेट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिंक्रोनाइज्ड सिग्नल्स, सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स, controls refresh rate of screen, convert digital pixel data to analog or digital video signal, ensures proper timing और display। ये सब तो हम लोग पढ़े हैं वैसे ही है। अब देखिए ये डायग्राम आपको एग्जाम में बना के आना है, अगर आपसे आता है वीडियो कंट्रोलर, सीपीयू और फ्रेम बफर के बीच में रिलेशन पूछने को, तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से सिग्निफाई कर रहा है, आप ये पढ़ सकते हैं। ये फ्रेम बफर और वीडियो कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस बिटवीन है, आप ये इसको भी पढ़ सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं। पॉइंट्स in a computer graphics, a point represents a single location on the screen. It is the smallest graphical element that can be displayed। देखिए एक कंप्यूटर ग्राफिक्स में एक स्क्रीन को जितने टुकड़ों में बांट सकते हैं और जो स्मॉलेस्ट टुकड़ा हो सकता है, जो स्मॉलेस्ट ग्राफिकल एलिमेंट है, उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट जो होता है वो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी स्क्रीन की, उसको पिक्सल ही कहते हैं, तो पिक्सल पॉइंट के बराबर होता है। मैथमेटिकली अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज पी एक्स वाई, वेयर एक्स इज द हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, और वर्टिकल वाई इज द वर्टिकल कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो यही है, मैथमेटिकली वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और रेस्टर स्क्रीन में अ पॉइंट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय 1 पिक्सल। 1 पिक्सल इज इक्वल्स टू अ पॉइंट। Mathematically a point has no size, but in computer graphics a point is shown by as a pixel which has a small area। क्योंकि पिक्सल का एक एरिया होता है, इसलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स में पॉइंट का भी एक एरिया होता है, लेकिन वो इतना स्मॉल होता है कि उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स अ पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। ये तो बात पता ही है आपको, पिक्सल्स के बारे में जो बातें हैं वो तो पॉइंट के लिए भी ट्रू होंगी ही। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या क्या होते हैं, पोजीशन होती है, एक पॉइंट की एक पर्टिकुलर पोजीशन होगी उस पर्टिकुलर इसकी हर स्क्रीन में, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होंगे उसके, कलर होगा उसका, हर पॉइंट का एक पर्टिकुलर कलर होगा आरजीबी में से, इंटेंसिटी होगी कि उसका उस पॉइंट को कितना ग्लो करना है उसकी इंटेंसिटी होगी, उसका साइज होगा। पॉइंट में बी ऑफ 1 पिक्सल और अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ पिक्सल। हो सकता है कि पॉइंट 1 पिक्सल का हो या 2 पिक्सल का हो, 3 पिक्सल का हो, 4 पिक्सल का हो, 5 पिक्सल का, 1 पिक्सल का भी हो सकता है, थोड़े से ग्रुप का भी हो सकता है, लेकिन ग्रुप भी छोटा ही होना चाहिए ताकि उसको पॉइंट माना जा सके। हाउ अ पॉइंट इज प्लॉटेड ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे कैसे पॉइंट को प्लॉट किया जाता है? द सिस्टम फाइंड्स द पिक्सल लोकेशन करस्पॉन्डिंग टू एक्स कॉमा वाई, दैट पिक्सल इज टर्न्ड ऑन विद द रिक्वायर्ड कलर और इंटेंसिटी। एक पॉइंट को एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि स्क्रीन में, और उसके करस्पॉन्डिंग जो पिक्सल होता है उसको ऑन या ऑफ करके, कलर को चेंज करके हम लोग एक इमेज को जनरेट करते हैं। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं? टू ड्रॉ सिंपल ऑब्जेक्ट्स, सिंपल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, फॉर्म लाइंस एंड कर्व्स एंड शेप्स टू रिप्रेजेंट स्टार, डॉट एंड पार्टिकल्स यूजिंग पिक्सल बेस्ड ऑपरेशंस एंड इमेज प्रोसेसिंग। ये सब तो पता ही आपको कि एकदम मतलब कि क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है पॉइंट और लाइन जो होते हैं वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। कोई भी इमेज आपको जनरेट करना है, कोई वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, विजुअल्स, कुछ भी जनरेट करना है, सबके लिए आपको पॉइंट और लाइन बनाना ही होगा। अब लाइन क्या होता है देखिए, लाइन भी पढ़ लेते हैं। अ लाइन इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द कलेक्शन ऑफ क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट्स और पिक्सेल्स दैट अपीयर एज ए स्ट्रेट लाइन ऑन द स्क्रीन। जब कभी भी हम लोग पिक्सल्स, मान लीजिए ये पिक्सल है, ये पिक्सल है, ये पिक्सल है, ऐसे करके बहुत सारे पिक्सल होंगे, और इन पिक्सल को एक लाइन में जब हम लोग मतलब कलेक्ट करते हैं, उस कलेक्शन को जो कि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है, उसको हम लोग कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स को लाइन कहते हैं। लाइन के हमेशा 2 एंड पॉइंट होंगे, एक x1 y1 व x2 y2 हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि हमेशा हर लाइन के, आपको भी पता होगा मैथमेटिकली भी, हर लाइन का 2 एंड पॉइंट होता ही है। अब देखिए मैथमेटिकली लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये तो आप 11 से पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा। m जो कि स्लोप होता है और c आपका y इंटरसेप्ट होता है। पैरामीट्रिक फॉर्म भी पढ़े ही हैं आप। प्रॉब्लम क्या है, ऐसे लाइन बनाना स्क्रीन पे क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि आपको पता होगा ये बात कि जो पिक्सल्स होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, यानी कि एक पिक्सल अलग होता है, दूसरा पिक्सल अलग होता है, तीसरा पिक्सल अलग होता है, लेकिन जो लाइन होते हैं, लाइन में सभी लाइन एक
मतलब कंटिन्यूअस होता है, उसमें कोई भी मतलब अलग अलग आप बांट नहीं सकते लाइन को। लेकिन पिक्सल्स क्योंकि अलग अलग होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, इसलिए डिफिकल्ट होता है कि लाइन को ड्रॉ करना पिक्सल्स के यूज करके। लेकिन आप ये भी फिर क्या होता है, दिक्कत को रिजॉल्व कैसे किया जाए? वी कैन नॉट ड्रॉ अ परफेक्टली कंटिन्यूअस लाइन, वी मस्ट सेलेक्ट द नियरेस्ट पिक्सल्स टू रिप्रेजेंट अ लाइन। हम लोग अगर पास पास के पिक्सल्स को लेके अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच की दूरी इतनी कम होती है, हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं और वो एक लाइन की तरह ही दिखेगी। और इसी वजह से लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का जरूरत पड़ा हम लोग को, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम क्या होती है। टाइप्स ऑफ लाइन, लाइन कितने तरह की होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पॉजिटिव स्लोप लाइन, नेगेटिव स्लोप लाइन, जेंटल स्लोप लाइन, स्टीप स्लोप लाइन, ये सब पढ़ सकते हैं आप, आपको पढ़ना है तो आप नोट्स में प्रोवाइडेड है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्या क्या फीचर्स होती हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एक लाइन की, एंड पॉइंट्स होते हैं उनके, उनका एक पर्टिकुलर कलर होगा, उनका एक पर्टिकुलर विड्थ होगा, यानी कि कितना थिक होगा वो लाइन की मोटाई कितनी होगी वो भी जरूरी है। स्टाइल, किस स्टाइल का वो लाइन होगा, सॉलिड होगा, डॉटेड होगा कि डैश्ड होगा। लाइन की विड्थ क्या होती है? लाइन की विड्थ होती है मतलब कि एक पिक्सल वाइड है कि बहुत सारे पिक्सल वाइड है, मतलब मैक्सिमम मल्टीपल पिक्सल वाइड है, ये उसकी थिकनेस को बताता है उस लाइन की, और लाइन की थिकनेस को लाइन विड्थ बोलते हैं। थिक लाइंस आर ड्रॉन बाय ड्रॉइंग मल्टीपल पैरेलल लाइंस क्लोज टू ईच अदर और फिलिंग स्मॉल रेक्टेंगल्स अलोंग द लाइन पाथ। अगर आपको मान लीजिए कि बहुत मोटी लाइन ड्रॉ करनी है तो या तो एक लाइन के पैरेलल में दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन करके आप बहुत मोटी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं आप कि ऐसे एक रेक्टेंगल बना लीजिए और फिर उसको कलर से फिल कर दीजिए ऐसे करके, तो कलर से जब फिल कर देंगे तो वो भी आपका थिक लाइन बन जाएगा। लाइन की स्टाइल क्या क्या होती है? सॉलिड लाइन होता है, डैश लाइन होता है, डॉटेड लाइन होता है, डैश डॉट लाइन होता है, ये सब आपको पता ही होगी। टर्निंग सम पिक्सल्स ऑन और ऑफ इन अ फिक्स्ड पैटर्न, फिक्स्ड पैटर्न में हम लोग पिक्सल को ऑन और ऑफ करके ये डिफरेंट स्टाइल्स की लाइंस को बना सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में पॉइंट और लाइन का? यही बात मैंने बताया कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हर विजुअल को बनाने के लिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आपको कोई भी शेप बनाना हो, पॉलीगॉन बनाना हो, कर्व बनाना हो, इमेज बनाना हो, सबके लिए पॉइंट और लाइन का बहुत यूज है। कहाँ यूज होता है? ग्राफ बनाने में, डायग्राम बनाने में, ज्योमेट्रिक फिगर बनाने में, कैड ड्राइंग्स में, यूजर इंटरफेस एलिमेंट में। ये देखिए मैथमेटिकली और कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या डिफरेंस है, लाइन पॉइंट ये सब का आप देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है। एल्गोरिथम क्या होती है, कैसे हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स द स्क्रीन इज मेड अप ऑफ पिक्सेल्स, डिस्क्रीट पॉइंट्स, व्हाइल अ लाइन इज इन मैथमेटिक्स is continuous. Therefore, a straight line cannot be drawn directly on the screen. Instead, we must select the nearest pixels that represent the line. The line drawing algorithm is the best method in which pixels should be turned on to represent straight line between two given points. Line drawing algorithm को ही हम लोग देख रहे हैं कि किस पर्टिकुलर ऑर्डर में हम लोग को पिक्सल्स को ऑन ऑफ करना है ताकि एक लाइन ड्रॉ हो सके। इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम है, जैसे डीडी एल्गोरिदम है। इसका क्या होता है कि डीडी एल्गोरिदम पढ़ लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट होता है ये भी। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, डीडी एल्गोरिदम, ब्रेसन-हैम्स और एक और होता है, ब्रेसन-हैम्स हो गया, और एक मिड पॉइंट लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, जिसमें से कि एक ये डीडीए एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, और एक ये ब्रेसन-हैम्स लाइन एल्गोरिदम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। और एक तीसरा वाला तो आप नहीं भी पढ़े तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स में प्रोवाइडेड एक बार आप देख लीजिएगा, हो सकता है कि शायद पूछ ले। इसको बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरी भी इसमें प्रोवाइडेड है। और हमने इस ब्रेसन-हैम्स एल्गोरिदम और डीडी एल्गोरिदम का न्यूमेरिकल अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में कराया हुआ है, और पीवाईक्यू भी जो इस पर्टिकुलर एल्गोरिदम से आए थे उनको भी हम लोग कराए हुए हैं अपने पार्ट 2 वाले वीडियो में, तो आप उसको भी जरूर देखें। और फिर आता है हमारा ये सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम आएगा इसके बाद। देखिए यहाँ डीडीए, ब्रेसन-हैम्स और मिड पॉइंट में डिफरेंस बिटवीन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपका नॉलेज बिल्ड ही करेगा और एनहेंस करेगा। ठीक है, सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम क्यों इंपॉर्टेंट है? इन मैथमेटिक्स अ सर्कल इज अ perfectly continuous curve, but in computer graphics the screen is made up of pixels, discrete points. Because of this, a perfect circle cannot be drawn directly. Instead, the computer must choose the nearest pixels that best represent the actual circle. इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि सर्कल जो होता है परफेक्टली कंटिन्यूअस कर्व होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पिक्सल्स डिस्क्रीट पॉइंट्स होते हैं इसलिए उनको ड्रॉ करना कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत डिफिकल्ट है। तो हम लोग जो सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम होता है is a technique used to decide which pixels should be turned on in a order to display a circle in a raster screen. तो हम लोग सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग सर्कल को कैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स में शो करें। तो इसके लिए भी बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं,
ये सब थ्योरी है, ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं ताकि आप एग्जाम में 7 मार्क्स में लिख सके। देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स के देखिए सर्कल ड्राइंग एल्गोरिथम है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेथड, ब्रेसन-हेम सर्कल मेथड और मिड पॉइंट सर्कल मेथड। इसमें से जैसे कि मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रेसन-हेम सर्कल मेथड है, ब्रेसन-हेम सर्कल मेथड और एक मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम। ये जरूर दोनों पढ़िएगा क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। पीवाईक्यू में भी इसका क्वेश्चन है और हमने अपने इस वीडियो के पार्ट 2 में इसके न्यूमेरिकल कराए हुए हैं, इसके पीवाईक्यू कराए हुए हैं, तो आप उसको भी जरूर वीडियो को देखें और इसका न्यूमेरिकल एक बार करके देखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आपको इसका क्वेश्चन अगर आए तो आप कर सके। थ्योरी के लिए ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है, आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। और इसका देखिए लास्ट में ये कंपैरिजन टेबल भी है कि कैसे डिफरेंट टेक्निक्स से हम लोग बनाते हैं अगर सर्कल, तो क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज और ये सब होती है, ये सब आप पढ़ सकते हैं। और बस फर्स्ट चैप्टर में यहीं तक था और इसके जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है न्यूमेरिकल के लिए, जिसको पार्ट 2 है इस यूनिट 1 का, उसको आप जरूर देखें और अपना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम में इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आए तो उसको आप अटेम्प्ट कर सकें। और दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।